हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द वाटर कंटेंट ऑफ ए फुली सैचुरेटेड सॉइल मास इज 100% देन द बॉयड रेशियो ऑफ द सैंपल इज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, हमको दे रखा है वाटर कंटेंट जब फुली सैचुरेटेड सॉइल मास है, पर हमसे पूछा क्या है, बॉयड रेशियो पूछा है। तो हमको एक इक्वेशन पता होगी, ई एस इजिकल टू डब्लू जी, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पर ई हमको निकालना है, एस हमको फुली सैचुरेटेड दे रखा है, इसलिए हम एस की वैल्यू 1 लेके चलेंगे, क्योंकि फुली सैचुरेटेड के लिए एस होती है 100%। 100% सैचुरेशन के लिए एस की वैल्यू को हम 1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एस की वैल्यू 1 हो गई, जी की वैल्यू यहाँ पर जी रख ली। ठीक है, और वाटर कंटेंट हमको 100% दे रखा है, इसलिए उसको 1 रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, ई बराबर निकल के आ जाएगा हमारे जी के। ठीक है, मतलब बॉयड रेशियो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में करेक्ट कौन सा है। तो ऑप्शन में करेक्ट है यहाँ पर बी ऑप्शन, इक्वल टू दी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। जो बॉयड रेशियो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ई एस बराबर डब्ल्यू जी हमको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास को क्या कहते हैं हम। ठीक है, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स टू द टोटल वॉल्यूम, इसको बोला जाता है पोरोसिटी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, पोरोसिटी। यदि आपसे बोला जाता वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो होता हमारा बॉयड रेशियो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉयड से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हमारा होता है बॉयड रेशियो। फर्स्ट ऑप्शन है एयर कंटेंट। एयर कंटेंट क्या होता है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स, ये होता है एयर कंटेंट। ठीक है, ठीक है, आपको पता होगा सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट की वैल्यू होती है 1, ये भी आपको याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, तो एयर कंटेंट होता है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स, ये होता है एयर कंटेंट। हमसे बोला है वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स टू द टोटल वॉल्यूम, वो होता है पोरोसिटी। ठीक है, जिसको एन से डिनोट करते हैं। एक इसमें है परसेंटेज एयर बॉयड्स। परसेंटेज एयर बॉयड्स होता है एन ए। एन ए को बोलते हैं हम वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, उसको बोला जाता है परसेंटेज एयर बॉयड्स। ठीक है, तो ये चारों मैंने ऑप्शन डिस्कस कर दिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए कंपैक्टेड डेंस सैंड इज। कंपैक्टेड डेंस सैंड की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 0.85 से और 1 के बीच में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, सी ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, 0.95 करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपैक्टेड डेंस सैंड के लिए रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू। यदि डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू पूछी जाए तो वो होती है 0 से और 1 के बीच में, 0 से और 1 के बीच में होती है डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ द सैंड इन सिट्यू इज इन इट्स डेंसेस्ट स्टेट देन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंड इज। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, यदि डेंसेस्ट स्टेट में है तो ये होगी 1। ठीक है, यदि लूजेस्ट स्टेट में होती, लूजेस्ट स्टेट में तो होती 0। ठीक है, दोनों आपको याद रखनी है। हमसे पूछा है डेंसेस्ट स्टेट में, तो रिलेटिव डेंसिटी डेंसेस्ट स्टेट में होगी 1, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। वाटर कंटेंट निकालने के लिए कौन सा मेथड मोस्ट एक्यूरेट है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओवन ड्राई मेथड। ओवन ड्राई मेथड ये वाटर कंटेंट निकालने के लिए स्टैंडर्ड है और एक्यूरेट लैब मेथड है। ओवन ड्राइंग मेथड ये लैब मेथड है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सैंड बाथ मेथड क्या होता है, इसमें हम ड्राइंग करते हैं सैंड बाथ में, ड्राइंग इन सैंड बाथ, ड्राइंग इन सैंड बाथ होता है, ये ओवन ड्राइंग की तरह ही है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, अगर आपसे रैपिड मेथड पूछा जाए तो वो कैल्शियम कार्बाइड मेथड होगा। ठीक है, वाटर कंटेंट निकालने का अगर सबसे रैपिड मेथड पूछा जाए तो वो होगा कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ठीक है, अगर आपसे मीटर मेथड के बारे में पूछा जा रहा है तो पिक्नोमीटर हम केवल यूज करते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। कौन सी सॉइल के लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हम पिक्नोमीटर मेथड यूज में लेते हैं।
और जब लेते हैं जब हमको ग्रेविटी पता हो, ठीक है। इफ़ जी इज नो तो हम पिक्नोमीटर मेथड यूज करते हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ओवन ड्राइंग मेथड इज स्टैंडर्ड मेथड और मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फॉर प्रॉपर फील्ड कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज बेस्ट सूटेड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि यदि आपसे रैपिड पूछा जाए, रैपिड यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ लिया गया क्विक डिटर्मिनेशन मतलब रैपिड जल्दी कौन सा मेथड काम में आएगा, तो हम लेंगे कैल्शियम कार्बाइड मेथड, जो कि है डी ऑप्शन में कैल्शियम कार्बाइड मेथड। इस मेथड में हम रैपिड डिटर्मिनेशन करते हैं वाटर कंटेंट का। किससे करते हैं? फ्रॉम द गैस प्रेशर डेवलप्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद द फ्री वाटर ऑफ सॉइल। जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है उसकी क्रिया जब हम किससे करवाते हैं? कैल्शियम कार्बाइड से, कैल्शियम कार्बाइड से, ठीक है। तो जो गैस प्रेशर बनता है, गैस प्रेशर बनता है, उसको मीजर करने के हम उसको प्रेशर गॉज की सहायता से हम मीजर कर लेते हैं और उसी से हम रैपिड डिटर्मिनेशन करते हैं वाटर कंटेंट की, ठीक है। 4 से 8 मिनट इसमें यूजुअली लगती हैं, 4 से 8 मिनट यूजुअली इस प्रोसेस को होने में लगती है। तो आपसे अगर क्विक डिटर्मिनेशन पूछे वाटर कंटेंट की तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड, यदि आपसे एक्यूरेट डिटर्मिनेशन पूछे, एक्यूरेट, तो ओवन ड्राइंग मेथड सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन, पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको मैंने ऊपर बताया था कि पिक्नोमीटर मेथड है वो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए काम में आता है। कौन सी सॉइल के लिए? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए। और कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए वाटर कंटेंट कब निकालता है? जब हमको जी नो हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता हो तब। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होगा तो हम वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं पिक्नोमीटर की सहायता से। तो पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टोक्स लॉ इज वैलिड ओनली इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज। स्टोक्स लॉ कब वैलिड होता है? जब पार्टिकल साइज की जो रेंज होती है वो 0.002 mm से कहाँ तक हो? 0.2 mm तक वेरी कर रही हो, तो हम स्टोक्स लॉ काम में ले सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखो, लेस देन 0.002 mm जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन 0.2 mm ये भी गलत हो जाएगा। बिटवीन 0.2 mm एंड 0.0002 mm, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैंने रेंज लिख रखी है। स्टोक्स लॉ केवल साइज में वेरी करेगा 0.002 mm से लेके 0.2 mm तक की साइज में, ठीक है। अजम्पशंस क्या होते हैं स्टोक्स लॉ के? कि जो सॉइल पार्टिकल है वो स्पेरिकल होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो पार्टिकल सेटल है, पार्टिकल सेटल इंडिपेंडेंट, यानी कि एक सिंगल पार्टिकल का हम इंडिपेंडेंटली सेटल होता है पार्टिकल, ये मान के चलते हैं। इसमें जो दीवारें हैं जार की दीवारें हैं वो इफेक्ट नहीं करती हैं पार्टिकल पर, ये भी एक अजम्पशन होता है, ठीक है। मेनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टोक्स लॉ कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, तो याद करना है आपको 0.002 mm से लेकर 0.2 mm तक की साइज के लिए स्टोक्स लॉ वैलिड होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर एनालिसिस से लेके। जो हाइड्रोमीटर एनालिसिस का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। हमसे पूछा है कि हाइड्रोमीटर एनालिसिस में सॉइल मास में ऑप्शन ए है बोथ मेनिस्कस करेक्शन एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन आर एडिटिव, जो कि गलत होगा। बोथ मेनिस्कस करेक्शन एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन आर सब्ट्रैक्टिव, ये भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं, मेनिस्कस करेक्शन इज एडिटिव एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन इज सब्ट्रैक्टिव, ये बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। अगर हाइड्रोमीटर एनालिसिस की बात हो रही है तो जो मेनिस्कस करेक्शन है ये होगा हमेशा एडिटिव, ठीक है। और जो डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन है वो होगा हमेशा सब्ट्रैक्टिव। कैसा होगा? सब्ट्रैक्टिव। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाइड्रोमीटर मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस डिफर्स फ्रॉम द पिपेट एनालिसिस मेनली इन। पिपेट एनालिसिस से हाइड्रोमीटर एनालिसिस क्यों डिफरेंस करता है? ऑप्शन है द प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट, द मेथड ऑफ टेकिंग ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो हाइड्रोमीटर मेथड है उसमें ऑब्जर्वेशंस का जो लेने का मेथड है वो अलग होता है पिपेट एनालिसिस से, ठीक है। जो सीव एनालिसिस होती है वो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए काम में आती है। सीव एनालिसिस
कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए काम में आती है जो कि 75 माइक्रोन से ज़्यादा हो जिसकी, ठीक है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस आती है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, सेडिमेंटेशन एनालिसिस फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए काम में आती है, ठीक है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस काम में आती है फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए जिसकी साइज 75 माइक्रोन से कम हो। और सेडिमेंटेशन एनालिसिस के दो मेथड होते हैं, एक तो होता है पिपेट मेथड, ठीक है, और एक होता है हाइड्रोमीटर एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि हाइड्रोमीटर मेथड होता है वो पिपेट मेथड से क्यों अलग होता है, और ये किसका मेथड है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस का, ये भी दे रखा है। तो पिपेट से क्यों होता है, क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन का जो लेने का मेथड होता है वो अलग होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज, इनमें से पार्टिकल साइज रेंज का कौन सा मीजर है। ऑप्शंस हैं इफेक्टिव साइज, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर एंड नॉन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट किसको मेजर करता है, पार्टिकल साइज रेंज को मेजर करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। अब आपको यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट का फॉर्मूला पता जरूर होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट को हम CU से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है D60/D10, ठीक है। और ये किसको डिनोट करता है, ये करता है पार्टिकल साइज को, पार्टिकल साइज को। यहाँ पर जो D10 है वो इफेक्टिव साइज है, ये आपको पता होगा, D10 इफेक्टिव साइज है, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो होता है CC, इसका फॉर्मूला होता है D30/² ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का D30/² ये किसको शो करता है, ये करता है पार्टिकल की शेप को, पार्टिकल की शेप को, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग चीज़ें हैं, ये शेप शो करता है पार्टिकल की शेप को, और दो जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है वो पार्टिकल साइज रेंज को शो करता है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है D30/² अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए पर चलते हैं। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही कथन है, पार्टिकल साइज रेंज को दिखाता है ये, ठीक है। तो हमसे पूछा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कर्व को ना दिखाता है यहाँ पर, ये केवल साइज को दिखाता है, रेंज को दिखाता है, ठीक है, ना कि कर्व को, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला है फॉर ए वेल ग्रेडेड सॉइल बोथ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आर नियरली यूनिटी, ये गलत है, ठीक है। वेल ग्रेडेड सॉइल अगर आपसे बोला है तो उसके लिए जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है वो होती है >4 और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होती है 1 to 3, ठीक है। वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए ये जरूर आपको याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है >4 वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए, और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है 1 से 3 के बीच में। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, 1 नंबर में। इस सॉइल इज सेड टू बी वेल ग्रेडेड इफ इट हैज मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अबाउट द सेम साइज। वेल ग्रेडेड और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल कंटेन्स द पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज इन गुड प्रपोर्शन। इसमें सेम साइज नहीं होती है वेल ग्रेडेड में, इसमें डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होते हैं लेकिन वो गुड प्रपोर्शन में होते हैं, डिफरेंट साइज पार्टिकल्स इन गुड प्रपोर्शन, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। रिपीट कर लेते हैं एक बार। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ये रिप्रेजेंट करती है पार्टिकल साइज को, ना कि कर्व को, ठीक है। फॉर ए वेल ग्रेडेड सॉइल बोथ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट CU होता है >4 और CC होता है 1 से लेके 3 के बीच में, ठीक है। वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए जो वेल ग्रेडेड सॉइल होती है उसमें डिफरेंट साइज के पार्टिकल भी हो सकते हैं, डिफरेंट साइज के पार्टिकल हो सकते हैं लेकिन गुड प्रपोर्शन में होते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ ए सॉइल इज, जो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट होता है उसको CU से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है D60/D10, ठीक है। इसकी वैल्यू इक्वल भी हो सकती है 1 के और ग्रेटर देन भी हो सकती है 1 के, मैंने अभी आपको बताया ही था CU >4 होती है किसके लिए, वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए, तो >1 भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है।
यहाँ पर जो D60 है वो पार्टिकल साइज, ऐसी पार्टिकल साइज है 60% ऑफ सॉइल्स आर फाइनर देन दिस साइज, यानी कि D60 का मतलब है 60% पार्टिकल इस साइज से फाइनर है। D10 का मतलब है 10% पार्टिकल्स इससे फाइनर है। फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल, इसके लिए जो CU की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 4 होती है। और यदि वेल ग्रेडेड सैंड की वैल्यू बोली जाए, वेल ग्रेडेड सैंड, तो उसके लिए CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सैंड और ग्रेवल, ग्रेवल के लिए अगर बोला जाए तो CU की वैल्यू ग्रेटर देन 4, और अगर सैंड के लिए बोला जाए तो CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6। दोनों भी पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल और वेल ग्रेडेड सैंड। अगर आपसे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के बारे में पूछा जाए, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए CU की वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है, लगभग लगभग। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए CU की वैल्यू नियरली यूनिटी होती है। ग्रेवल के लिए CU की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होती है, और वेल ग्रेडेड सैंड के लिए CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू अटरबर्ग, द सॉइल इज सेड टू बी मीडियम प्लास्टिसिटी इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स PI ऑफ। तो जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है वो क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स PI होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, ऐसे हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालते हैं। यदि प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 के बराबर है तो उसको हम नॉन प्लास्टिक बोलेंगे, नॉन प्लास्टिक बोलेंगे। यदि प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 7 है तो उसको हम स्लाइटली प्लास्टिक बोला जाएगा, स्लाइटली प्लास्टिक यानी कि थोड़ा प्लास्टिक। यदि 7 से 17 के बीच में है तो उसको मीडियम प्लास्टिक बोला जाएगा, मीडियम प्लास्टिक। और यदि ग्रेटर देन 17 है तो उसको हम हाईली प्लास्टिक बोल देंगे, हाईली प्लास्टिक। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मीडियम प्लास्टिसिटी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 7 से 17 के बीच में मीडियम प्लास्टिसिटी होती है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालते हैं WL माइनस WP से। अगर PI बराबर 0 है तो नॉन प्लास्टिक, PI लेस देन 7 है तो स्लाइटली प्लास्टिक, ग्रेटर देन 17 है तो हाईली प्लास्टिक, और मीडियम के लिए 7 से 17, यानी कि B ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा मीडियम प्लास्टिसिटी के लिए। अगला क्वेश्चन है, इफ द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल लाइज बिटवीन इट्स लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, द सॉइल मास इज सेड टू बी, सॉइल मास इज सेड टू बी। ठीक है, ऑप्शन हमको दे रखा है। तो आपको एक कर्व पता होगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पर होता है नीचे वाटर कंटेंट और यहाँ पर होता है वॉल्यूम चेंज। ठीक है, तो एक कर्व आपको यहाँ पर ऐसा आपने देखा होगा। ठीक है, ये जो स्टेट होती है ये होती है सॉलिड स्टेट, ये जो स्टेट होती है ये होती है सेमी सॉलिड स्टेट, ये होती है प्लास्टिक स्टेट, और यहाँ पर होती है लिक्विड स्टेट। ठीक है, ये जो लिमिट होती है यहाँ पर ये होती है श्रिंकेज लिमिट, ये होती है प्लास्टिक लिमिट, और ये होती है लिक्विड लिमिट। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल मास लाइज बिटवीन इट्स लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, यानी कि लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट, इन दोनों के बीच में कौन सा होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमसे पूछा है। अब ये वाला पार्ट कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा प्लास्टिक स्टेट में। कौन सी स्टेट में, प्लास्टिक स्टेट में। ठीक है, ये वाला पार्ट पूछते तो ये वाला होता लिक्विड स्टेट में। ठीक है, ये वाला पार्ट पूछते तो ये वाला पार्ट होता सेमी सॉलिड में। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि श्रिंकेज लिमिट के और प्लास्टिक लिमिट के बीच वाला पार्ट कौन सा है तो वो सेमी सॉलिड में होता, और ये होता सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा ये वाला पार्ट जो कि है प्लास्टिक स्टेट में। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा B ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।